मकान संपत्ति से आय शीर्षक के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 22 से लेकर 26 तक मकान संपत्ति से आय शीर्षक से संबंधित उस पर लागू होने वाली धाराएं हैं। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। धारा 22 इस बात का निर्धारण करती है कि मकान संपत्ति पर कर लगाया जाए। सेक्शन 23(1) हाउस लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट, वैकेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी ऐसी मकान संपत्तियाँ जो पूरे वर्ष किराए पर दी गई हों, आंशिक रूप से किराए पर दी गई हो, आंशिक रूप से खाली रही हो या पूरे वर्ष खाली रही हो, इनसे संबंधित नियमों का निर्धारण करती है। सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 वन हाउस विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक मकान जो स्वयं के रहने का हो। सेक्शन 23(3) हाउस प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट, मे और मे नॉट बी वैकेंट। यह धारा एक ऐसे मकान के बारे में प्रावधानों का विवेचन करती है जो आंशिक रूप से स्वयं के रहने के काम में लिया गया है और आंशिक रूप से किराए पर दिया गया है, चाहे कभी खाली रहा हो अथवा नहीं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 मोर देन वन हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यदि करदाता के पास एक से अधिक स्वयं के रहने के मकान है तो उनसे संबंधित कौन से आयकर अधिनियम के नियमों की पालना की जाएगी। प्रोविजो टू सेक्शन 23(1) जो धारा 23 उपधारा 1 बनाई गई है उससे संबंधित विशिष्ट प्रावधान जो म्युनिसिपल टैक्सेस यानी नगर पालिका कर के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। रूल 4 एंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23(1) इसी प्रकार जो आयकर अधिनियम के नियम 4 और जो धारा 23 उपधारा 1 में स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें मीनिंग ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड इट्स ट्रीटमेंट, न वसूल हुआ किराया और उसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। सेक्शन 24(a) जिसमें स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वैधानिक कटौती या जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में यह धारा आयकर अधिनियम में प्रतिस्थापित की गई है। सेक्शन 24(b) यदि मकान संपत्ति को क्रय करने, उसका निर्माण करने या मकान संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यय करने के लिए आपने पूंजी उधार ली है और उस पर कोई ब्याज चुकाया है तो ब्याज की कटौती देने से संबंधित प्रावधान सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में दिए गए हैं। सेक्शन 25 इंटरेस्ट इन केस ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यदि आपने भारत के बाहर से कोई भी प्रकार का ऋण लिया है तो उसके ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होगा, उससे संबंधित नियम सेक्शन 25 में दिए गए हैं। सेक्शन 25(a) रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, जब न वसूल हुआ किराया बाद में वसूल हो जाए या हमें कोई बकाया किराए की राशि प्राप्त होती है तो उससे संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों को धारा 25(a) में बताया गया है। सेक्शन 26 प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स, यदि सहस्वामियों द्वारा संपत्ति का स्वामित्व धारण किया गया है तो उस स्थिति में संबंधित नियमों को धारा 26 में पढ़ा जाएगा। सेक्शन 27 धारा 27 डीम्ड ओनरशिप, जिसके बारे में गत व्याख्यान में बात कर चुके हैं। माने गए स्वामित्व यानी जो वैधानिक या कानूनी स्वामी नहीं है परंतु आयकर अधिनियम के इस शीर्षक में कर लगाने के लिए जिनको स्वामी मान लिया जाता है उनसे संबंधित नियमों को धारा 27 में बताया गया है।
गत व्याख्यान में धारा 22 के बारे में जो चार्जिंग सेक्शन है उसके बारे में हम विस्तृत विवरण बात कर चुके हैं, जिसमें एसेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, दैट इज़ ऑल थ्री मस्ट बी फुलफिल्ड, यानी उन शर्तों के बारे में बताया गया था इस धारा में जिसके कारण से इस शीर्षक में कर लगाया जाएगा। और वो शर्तें 3 थी। प्रथम, आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से होनी चाहिए। द्वितीय, करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। और तीसरा, करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पेशे के लिए न करे। हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं कि आयकर अधिनियम में मकान, बिल्डिंग एंड लैंड देयर अपॉर्टिनेंट देयर टू के बारे में भी विस्तार से नहीं बताया गया है और इनका अर्थ क्या है यह हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक बार उनका पुनः स्मरण करते हैं। बिल्डिंग्स में फैक्ट्री बिल्डिंग्स को, ऑफिसेज को, शॉप्स को, गोडाउन्स को और अदर कॉमर्शियल प्रेमाइसेस को सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड अपॉर्टिनेंट आर, यानी भवन से लगी हुई भूमि का अगर हम उदाहरण लेना चाहते हैं तो कंपाउंड्स, अहाते, गार्डन्स, बगीचे, मैरिज हॉल्स, विवाह स्थल जिनके अंदर गार्डन होते हैं, ये सभी सम्मिलित किए जाएंगे। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट एनी लैंड, कोई भी ज़मीन जो किराए पर दी जाती है, विच इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, जो किसी भी भवन का भाग नहीं है, इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी ज़मीन से होने वाली आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। सच वैकेंट साइट लीज रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस प्रकार की जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उस ज़मीन से यदि कोई भी प्रकार का लीज या रेंट प्राप्त होता है तो वह अन्य स्रोतों से आए शीर्षक में कर योग्य होगा। या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में भी कर योग्य हो सकता है। इनके बारे में विस्तार से विवरण संबंधित अध्यायों का अध्ययन करते समय किया जाएगा। इसी से संबंधित कुछ विशेष बिंदु, इनका भी हमने विस्तृत विवरण गत व्याख्यान में देख लिया था। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि कोई मकान पुनः किराए पर दिया जाता है, सबलेट कर दिया जाता है, तो धारा 56 के अनुसार यह आय कभी भी इस शीर्षक की कर योग्य आय नहीं होगी। यह आय या तो व्यापार एवं पेशे शीर्षक की होगी या यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक की आय कहलाएगी। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि किसी मकान संपत्ति को बेच दिया जाता है तो उस मकान संपत्ति को बेचने से किसी भी प्रकार के होने वाले लाभ या हानि का गणन कार्य और कर देयता का निर्धारण इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पूंजी लाभ से आय शीर्षक में निर्धारित किया जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय मकानों को किराए पर देने का ही है, यानी वो मकान का निर्माण या क्रय मकानों को किराए पर देने के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति में यह आय उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही कर योग्य होगी। पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार यह आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती थी, परंतु अभी हाल ही में एक न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है, वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है, जो रायला कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मध्य हुआ था। उस निर्णय में जो आय मकानों को किराए पर देने से हुई है परंतु करदाता यही कार्य करता है, यह उसका व्यवसाय है, तो यह आय उसकी व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य होगी। परंतु ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मकानों को किराए पर देने का कार्य करता है वह अलग होगा। और अगला बिंदु जिस पर हम बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड,
यदि आप मकान बनाने और बेचने का कार्य करते हैं और मकान संपत्तियां आपके स्टॉक में, इन्वेंट्री में रहती में पड़ी हुई है और जब तक वो बिक नहीं जाती तब तक थोड़े समय के लिए अगर आप उन्हें किराए पर उठाने का कार्य करते हैं तो उनसे होने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी, न कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब हम मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करने का एक प्रोफॉर्मा निर्धारित कर लेते हैं। यह प्रोफॉर्मा आयकर अधिनियम द्वारा दिया गया नहीं है। यह आयकर अधिनियम के प्रावधानों को देखकर प्रश्न को आसानी से हल कर पाएँ, इस बात का ध्यान रखने के लिए यह प्रोफॉर्मे का निर्माण किया गया है। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना प्राय 2 चरणों में की जाती है। प्रथम चरण में वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू ज्ञात किया जाता है, जिसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय चरण में वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ दी जाती है, जिन्हें हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। किराए पर दिए गए मकान एवं स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान की कर योग्य आय अलग अलग तरीके से अलग अलग नियमों के तहत ज्ञात की जाती है। अभी हम बात करेंगे ऐसी मकान संपत्ति की जिसको हमने किराए पर दिया हुआ है, यानी उसे हम शॉर्ट में लेट आउट प्रॉपर्टी या LOP किराए पर दी गई संपत्ति के नाम से जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेज जो करदाता ने चुकाए हैं उन्हें घटा दिया जाएगा। उनको घटाने के पश्चात जो शेष रहेगी उसको हम नेट एनुअल वैल्यू के नाम से बुलाएंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को GAV भी कहेंगे और नेट एनुअल वैल्यू को NAV भी कहेंगे। उसमें से धारा 24 की कटौतियाँ दी जाएगी। धारा 24A में स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैधानिक कटौती या मानक कटौती के नाम से जानते हैं, उसे भी घटाया जाएगा। और यदि मकान संपत्ति को क्रय करने, उसको निर्माण करने, पुनर्निर्माण करने, मरम्मत करने या अन्य किसी भी कार्य के लिए कोई पूंजी उधार ली गई है, उस उधार पूंजी पर चुकाए गए ब्याज की कटौती भी दी जाएगी। और ये धारा 24 की कटौतियाँ देने के पश्चात जो शेष राशि रहेगी हम उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। और इस शेष रही राशि पर किसी भी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना में द्वितीय शीर्षक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय के रूप में उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे मकान संपत्ति के बारे में जिसको पूरे वर्ष भर के लिए किराए पर दिया गया हो। धारा 23 उपधारा 1A और धारा 23 उपधारा 1B में इससे संबंधित प्रावधानों को बताया गया है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किस प्रकार हमें पहले GAV पता लगानी है, फिर हमें NAV पता लगानी है और फिर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पता लगाना है। तो ऐसी मकान संपत्ति जिसको वर्ष भर के लिए किराए पर दिया गया हो, उसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करना प्रारंभ करेंगे। वह रकम जितने में वह मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया जा सकता था, जिसे हम संभावित किराए के रूप में जानेंगे, अथवा यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है तथा मालिक द्वारा वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया जो उपरोक्त संभावित किराए के राशि से अधिक हो, तो वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा। साधारण शब्दों में कहें, जो उसका संभावित किराया है और जो उसका वास्तविक किराया है, इन दोनों में से जो अधिक हो उसे उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य मान लिया जाता है। यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है और वह पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है, तो खाली रहने के कारण वास्तविक प्राप्त या प्राप्त किराया उपयुक्त में वर्णित उचित किराए से कम है,
तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य किराया ही उसका वार्षिक मूल्य कहलाएगा। वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए हम नगरपालिका कर को घटाएंगे। नगरपालिका कर यानी यदि मकान पर नगरपालिका द्वारा कोई कर, जिसमें नगर पालिका द्वारा लगाया गया सेवा कर भी शामिल है, तो मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से घटाकर बची हुई राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। नगर पालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिसमें उनका वास्तव में भुगतान किया गया है, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो चाहे किसी अन्य वर्ष। सामान्यतः सेवा कर में जल कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, सफाई कर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त जो वर्णन हमने अभी सीखा है उसमें वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए में से वह राशि शामिल नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता। यह कटौती निम्नलिखित 4 शर्तों के पूरी होने पर मिलेगी। नंबर 1, किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए। नंबर 2, उस किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो अथवा मकान खाली कराने के लिए, उसे बाध्य करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो। वह किराएदार करदाता के किसी अन्य मकान पर कब्जा किया हुआ नहीं होना चाहिए। और अंतिम रूप से करदाता न चुकाए गए किराए को वसूल करने के लिए सब प्रकार की उचित कानूनी कार्रवाई कर चुका हो अथवा कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि कानूनी कार्रवाई व्यर्थ होगी। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। यहाँ पर प्रयुक्त की गई कुछ विशिष्ट मदों का अब हम वर्णन प्रारंभ करेंगे। फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स इन द सेम लोकेलिटी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, rental value determined by the municipality for the purpose of charging municipal tax, that is house tax or property tax, and standard rent, highest possible rent as per rent control act। ऐसा मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते उनमें से उनके लिए नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट या संभावित किराया मान लिया जाता है। उचित किराए से तात्पर्य उस राशि से है जो उसी स्थान में उसी प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक प्राप्त कर रहे हैं या उस एरिया में जो उस मकान की किराए पर देने से राशि प्राप्त हो सकती है। नगरपालिका मूल्य यह मकान संपत्ति पर कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है, लोकल अथॉरिटी द्वारा, म्युनिसिपैलिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम ऐसी परिस्थिति की बात करेंगे जो मकान जहाँ पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, यानी ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किराया मानक किराया कहलाता है, स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है। यहाँ पर जो राशि हमने नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसे ज्ञात करके हम पता लगाते हैं संभावित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट, और इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे वह किराया जो स्टैंडर्ड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट का अर्थ उस किराए से है जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम किराए के रूप में निर्धारित किया गया हो। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे उस मकान का वार्षिक मूल्य या एनएवी या शुद्ध वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। वास्तविक किराए का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? कभी कभी मकान का स्वामी मकान को किराए पर देते समय करार के अंतर्गत किराएदार को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है, जैसे लिफ्ट, पानी चढ़ाने का पंप,
बिजली, वाहन पार्क करने, माली आदि की सुविधाएं। ऐसी दशा में स्वामी द्वारा प्राप्त किराए की राशि में इन सुविधाओं पर स्वामी द्वारा किया गया व्यय घटाकर जो राशि शेष रहेगी उसे ही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा। इसी प्रकार यदि किराएदार ने मकान के स्वामी के किसी दायित्व का भुगतान करने का करार किया है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि की किराए की राशि मानकर उसे किराए में जोड़ा जाएगा और जो राशि आएगी वही उस मकान का वास्तविक किराया माना जाएगा। परंतु कुछ मदों के संबंध में किराए की राशि में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा और वे मद इस प्रकार है। नंबर 1, किराएदार द्वारा संबंधित मकान या उसके भाग के संबंध में नगर पालिका कर का भुगतान जिसमें वह रह रहा है। नंबर 2, किराएदार द्वारा मकान की मरम्मत पर किया गया व्यय। नंबर 3, किराएदार से जो राशि जमा के रूप में ली गई है उस पर नोशनल ब्याज, कल्पित ब्याज, इन सब की कोई भी प्रकार की कटौती देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम एनएवी ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हमें मकान संपत्ति में से धारा 24A और धारा 24B में कटौतियाँ दी जानी हैं। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करते समय धारा 24 के अंतर्गत किराए से उठाई गई मकान संपत्ति के संबंध में वार्षिक मूल्यों में से कटौतियाँ इस प्रकार स्वीकार की जानी है। नंबर 1, स्टैट्यूटरी डिडक्शन और स्टैंड डिडक्शन, वैधानिक कटौती या मानक कटौती। यह कटौती वार्षिक मूल्य अथवा शुद्ध वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर दी जाती है। इस कटौती की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का व्यय करना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह मानक कटौती है अतः प्रत्येक दशा में दी जाती है, परंतु यदि किसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य हो जाए अथवा माइनस में चला जाए, ऋणात्मक हो जाए तो यह कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि शून्य का 30% शून्य होता है और ऋणात्मक राशि को मानक कटौती के लिए शून्य माना जाता है। दूसरी कटौती दी जाती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी उधार ली गई पूंजी का ब्याज। मकान संपत्ति को बनवाने, मरम्मत करवाने, खरीदने अथवा वृद्धि के लिए कोई रकम उधार ली जाती है तथा उस पर ब्याज देय है तो ब्याज की रकम कटौती के रूप में स्वीकृत है, चाहे मकान संपत्ति को गिरवी रखा गया है अथवा नहीं। परंतु यदि किसी वर्ष मकान संपत्ति की आय कर मुक्त होती है तो उस वर्ष इस ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। उदाहरणार्थ, मकान संपत्ति का उपयोग किसी वर्ष व्यापार के लिए किया जाए तो मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर इस शीर्षक में कर नहीं लगेगा और फलस्वरूप उससे संबंधित उस वर्ष के ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, केवल साधारण ब्याज की कटौती दी जाना। यदि करदाता ऐसे ऋण का ब्याज अपने करदाता को समय पर नहीं चुकाता है और परिणाम स्वरूप उसको ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता है तो संपूर्ण ब्याज की कटौती करदाता को नहीं दी जाएगी। ऋण की राशि पर साधारण ब्याज की दर से कटौती दी जाती है। ऋण की राशि पर ब्याज की कटौती देय होने के आधार पर प्रतिवर्ष दी जाएगी, चाहे उसका उस वर्ष भुगतान किया गया है अथवा नहीं। लेकिन यह नियम सरकारी बैंकों अथवा सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि सरकारी एजेंसियों या सरकारी बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा जितना ब्याज आप पर लगाया गया है उसका वास्तव में जब तक आप भुगतान नहीं कर देते तब तक आयकर अधिनियम में उसके बारे में कोई भी प्रकार की कटौती लिया जाना संभव नहीं है।
दलाली या कमीशन की कटौती नहीं दी जाना। ऋण लेने के संबंध में दलाली या कमीशन दिया जाता है अथवा अन्य कोई व्यय किया जाता है तो ऐसी दलाली, कमीशन या अन्य किसी व्यय की कटौती नहीं दी जाएगी। मकान तैयार होने से पूर्व की अवधि के ब्याज की कटौती। यदि किसी मकान संपत्ति को क्रय करने के लिए अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया है तथा इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है तो ऐसे ब्याज की कटौती 5 समान किस्तों में 5 वर्षों में दी जाएगी। यह कटौती जिस गत वर्ष में मकान क्रय किया गया था अथवा बनवाया गया था उस गत वर्ष से प्रारंभ से की जाएगी। यदि किसी मकान का निर्माण कार्य 31 मार्च को पूर्ण होता है तो उस दशा में भी निर्माण के पूर्व की अवधि का ब्याज पिछली 31 मार्च तक ही गिना जाएगा और इस वर्ष का संपूर्ण ब्याज एवं एक किस्त इसी वर्ष कटौती योग्य होगी। यदि ऐसी किसी राशि की कटौती इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत दे दी जाती है तो उस राशि के संबंध में कटौती नहीं दी जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं। मिस्टर आश्रय, उन्होंने 20 लाख रुपए का लोन एक मकान संपत्ति के निर्माण के लिए लिया 1 अक्टूबर 2016 को और 10% वार्षिक की दर से उन्हें ब्याज चुकाना है। मकान का कंस्ट्रक्शन 30/8/2016 को पूर्ण हुआ। In this case, interest allowed under section 24B during previous year 2019-20 shall be if nothing is paid out of the loan taken। तो ऐसी मकान संपत्ति के लिए गत वर्ष 2019-20 में दी जाने वाली कटौती इस प्रकार होगी यदि यह माना जाए कि अभी लोन में से किसी भी प्रकार की राशि का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि मकान 30 जून 2018 को बनकर तैयार हुआ है तो इसके ठीक पहले आने वाली 31 मार्च 2018 होगी। 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2018 तक चुकाए गए ब्याज यानी ये कुल मिला के 18 माह की अवधि हुई और 20 लाख पर 10% की दर से अगर गणना करें तो 18 माह का ब्याज 3 लाख रुपए आता है। इसे 5 किस्तों में प्रत्येक वर्ष घटा दिया जाएगा और यह पहली किस्त इसकी प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए जो 31 मार्च 2019 को समाप्त होगा। यानी प्रथम कटौती जो निर्माणाधीन अवधि में चुकाया गया ब्याज है उससे संबंधित प्रथम कटौती 2018-19 में दी जाएगी, द्वितीय कटौती 2019-20 में दी जाएगी, फिर 20-21 में, 21-22 में और 22-23 में अंतिम कटौती मिलेगी। कुल मिलाकर 18 महीनों की अवधि में 3 लाख रुपए का ब्याज चुकाया गया है। 5 किस्तों के हिसाब से प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपये का ब्याज कटौती के रूप में आय में से घटा दिया जाएगा और यह कटौती 5 लगातार वर्षों तक दी जाती रहेगी। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वर्ष जो उस वर्ष का ब्याज है उसकी तो कटौती दी ही जानी है। यानी अब हम इस प्रश्न के लिए गत वर्ष 2019-20 में कुल लोन लिया गया 20 लाख का 10% की दर से इस वर्ष का ब्याज हुआ, चालू वर्ष का ब्याज हुआ 2 लाख रुपये और निर्माणाधीन अवधि का ब्याज 60,000 रुपये। टोटल कटौती गत वर्ष 2019-20 में 2,60,000 रुपये की दी जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट कानूनी प्रावधानों को हम अभी जारी रखेंगे। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे दी ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। यदि पुराने ऋण को चुकाने के लिए कोई नया फ्रेश पुनः ऋण लिया जाता है और पुराने ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस नए ऋण पर चुकाए गए ब्याज को ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे पुराने ऋण के साथ किया जाता। देयर कैन ऑल्सो बी मोर देन वन लोन। आप
एक से अधिक व्यक्तियों से, एक से अधिक संस्थाओं से, एक से अधिक बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज़ नॉट डिडक्टिबल। यदि आपने लोन लिया है और उस पर समय पर ब्याज नहीं चुकाया है तो उस ब्याज पर जो ब्याज चुकाया जाएगा उसकी कोई भी प्रकार की कटौती दिए जाने का प्रावधान नहीं है। लिस्ट ऑफ डिडक्शन गिवन अंडर सेक्शन 24 इज एग्जॉस्टिव। No other deduction shall be allowed from NAV other than deductions given under section 24A and 24B। धारा 24 की कटौतियाँ स्पष्ट एवं सीमित है। इस शीर्षक में धारा 24A और धारा 24B में दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कटौती दिए जाने का कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है। मकान संपत्ति से संबंधित और भी नियमों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।